now we have moved in the next lecture, and in this lecture we will cover some new topics with new concept and new ideas. But हमेशा की तरह जैसे मैं बोलता हूँ, make sure you have already watched the previous lecture, then you are seeing or watching this lecture. Have you understood? Now your new type of the diseases, which is the swine flu. Swine flu. देखो, हमारा हिस्ट्री में अगर स्वाइन फ्लू की बातें करें तो ये बहुत ही बड़ा हम लोग ह्यूमन बींग्स के लिए एक घातक बीमारी का रूप लिया, जो पूरे भारतवर्ष में तहलका मचा कर रख दिया था। समझ गया ना? बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मर रहा था, और उस समय पता नहीं चल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उस समय इसका कुछ मेडिसिन वगैरह भी उपलब्ध नहीं होता। मैं उसका हिस्ट्री में भी मैं बताऊंगा कि स्वाइन फ्लू का जन्म आखिरकार हुआ कैसे, यानी कि कैसे हुआ। समझ गया ना? बट उससे पहले कि मैं वो बातें करूंगा, मैं सबसे पहले मैं ये टॉपिक्स को आपको पढ़ा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, फिर उसका हिस्ट्री बताएंगे आपको। देखिए, अभी जो मैंने लिखा है वो स्वाइन फ्लू के बारे में लिखा है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि स्वाइन फ्लू जो है वो आखिरकार होता क्या है, इसका डेफिनेशंस बताओ, तो आपको मैं सिखाऊंगा डेफिनेशंस के बारे में। और सबसे पहले तो स्वाइन फ्लू के बारे में जानिए, तब ना ये कौन सा बीमारी फैला सकता है, क्या होता है, वो सब पीछे कवर करते हैं। ठीक है ना? अच्छी बात है। तो नाउ हियर आई हैव ऑलरेडी रिटन दैट इन अप्रैल 2019, अप्रैल 2009 में एक वायरस आया जो हम लोगों में एकदम तहलका मचा करके रख दिया था, जो बहुत सारे लोग मर रहे थे। ठीक है ना? ए न्यू स्ट्रेन ऑफ H1N1 स्वाइन फ्लू इमर्ज्ड, दैट एक नया स्ट्रेन आया, किसका? स्वाइन फ्लू का। ए न्यू स्ट्रेन ऑफ H1N1 स्वाइन फ्लू का एक नया रूप आया, प्रकोप कहिए, आया, जो कि इमर्ज्ड दैट कंटेंट ए कॉम्बिनेशन ऑफ, जो आया तो जरूर है, लेकिन वो आखिरकार कैसे आ गया, क्यों हो गया भैया, तो वो एक दूसरे में घुल मिल के हो गया। अब वो है स्वाइन, एवियन एंड ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरसेस। तो ये 1, 2, 3 वायरसेस जो है वो आपस में मिल गया, संगठित हो गए, और मिल करके खूंखार आदमखोर वायरसेस का निर्माण कर दिया। ठीक है ना? न्यू स्ट्रेन यानी कि नया चीज था वो हम लोगों के लिए डिजीज में, और दैट इज द स्वाइन फ्लू वायरस। समझ गया? तो कोई पूछता है कि भारतीय स्वाइन फ्लू, तो आप उससे यही कह देना कि अप्रैल 2019 में एक H1N1 स्वाइन फ्लू का जो नया स्ट्रेन आया था, जो कॉम्बिनेशन था, यानी कि एक दूसरे से मिल के बना था, और वो क्या है जी? तो वो है स्वाइन, एवियन एंड ह्यूमन इन्फ्लुएंजा। ठीक है ना? दैट इज द स्वाइन फ्लू, यही स्वाइन फ्लू ही है। समझ गए? तो इसको आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। स्वाइन फ्लू जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको डबल टिकट लगा लेना है, हल्के में टॉपिक मत लेना, और बहुत डिटेल में मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ। H1N1 लिखे हैं, कोई कॉमा ना समझे, H1N1 है। क्लियर होता है जी? क्लियर होता है, अच्छी बात है। अब देखिए, अब समय आ गया कि कुछ और जानकारी दें। किस चीज़ के बारे में भाई? तो स्वाइन फ्लू के बारे में। तो देखिए, मैंने क्या बताया कि इन द पास्ट, अगर हिस्ट्री की बातें करिएगा, यानी कि जो बीत गया समय, उस समय की बातें कीजिएगा, तो हुआ ये था कि स्वाइन फ्लू हैड मेनली अफेक्टेड पीपल हु हैड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ पिग्स। जो हमारा स्वाइन फ्लू नाम का डिजीज आया जी, ये स्वाइन फ्लू केवल और केवल पिग्स में होता था, यानी कि सुअर में पाया जाता था। पिग्स का हिंदी मीनिंग होता है सुअर। ठीक है ना? जानते हो ना कि भूल, इस सब तो आता ही होगा, फिर भी लिख देते हैं। चलो, अच्छी बात है। तो सुअर में ये स्वाइन फ्लू नाम का बीमारी जो है वो आ गया, और उसी को होता था, हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं होता था। लेकिन सोचने वाली बात यह था कि जब हम लोगों को नहीं होता था, तो आप पहले ही काहे इसे बोल दिए सर शुरुआत में कि हम लोगों को आया, जो हम लोगों को एकदम डरा कर रख दिया था, जो बहुत ही एपिडेमिक का रूप ले लिया, यानी कि आदमखोर जैसा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में जब ये वायरस आया तो सुअर को ही इफेक्ट करता था, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि वैसे लोगों को हुआ जो सुअर पालते थे,
या फिर जो पिग्स को रखते थे और उसके करीब रहते थे, उसको चराने के लिए लेके जाते थे, वैसे व्यक्ति को होना शुरू हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि चीज़ें आसान नहीं रहती है, धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, धीरे धीरे और वो वास्ट बनता चला जाता है ना। ठीक उसी प्रकार से एक नया रूप ले लिया H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस, और फाइनली वो ह्यूमंस को इफेक्ट करने लगा। बात को समझिए, पहले सुअर को ही होता था और फिर बाद में वैसा व्यक्ति को हुआ जो सुअर के करीब रहता था, जो सुअर के कांटेक्ट में वैसा पर्सन को हो गया। फिर बाद में क्या हुआ कि पर्सन टू पर्सन करने लगा, यानी कि वैसे व्यक्ति को भी स्वाइन फ्लू होने लगा जो सुअर के पास नहीं रहता था, जो सुअर से कांटेक्ट नहीं लेना देना रखते थे। है वो क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हो रहा होगा। तो प्रश्न उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो बताया गया कि जो हमारा म्यूटेशंस हुआ इसका जेनेटिक्स में वही रिस्पॉन्सिबल है। वो आगे आपको बताया जाएगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ। अभी के लिए इतना ही जाने, ठीक है ना। लिख दिया हूं कि लेटर इट आल्सो अफेक्ट पीपल हु हैवंट बीन नियर पिग्स। लेकिन वैसे लोगों को भी होने लगा ये बीमारी जो सुअर के कांटेक्ट में नहीं था, और यही कारण है कि हम लोगों को डरा करके ये रख देता वायरस। पहले सुअर को मार के खा जाता था मीट बनाकर, लेकिन जब ये स्वाइन फ्लू आ गया तो सुअर का जो कटाई होता था, जो भी बेवकूफ़ आदमी खाता था, तो खाना बंद कर दिया, क्योंकि भाई जान प्यारा है तो जान बची तो लाखों उपाय। तो सुअर का जो खात्मा है वो धीरे धीरे कम हो गया। तो ये एक अच्छी बात हुई। यहाँ पे एक अच्छा बात मुझे लगा कि सुअर को अब कोई मीट नहीं खा रहा था और वो उसकी जानें बची हुई थी। लेकिन डराने वाली बात ये था स्टूडेंट कि ये जो वायरस स्वाइन फ्लू था वो अभी भी लोगों को तंग कर रहा था, लोगों में बहुत तेज़ी से फैल रहा था। समझ गया ना? अब तो बहुत कम दिखता है, पहले 2019 का ये घटना। क्लियर होता है? क्लियर होता है। देखिए मैं क्या लिखा हूँ कि स्वाइन फ्लू नाउ नोन एज 2009 H1N1 फ्लू। ये स्वाइन फ्लू एक नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि स्वाइन फ्लू को अब कौन सा नाम से जानते हैं, तो आप उससे कह देना कि 2009 H1N1 फ्लू के नाम से जानते हैं। किसको भाई? तो स्वाइन फ्लू को। क्लियर होता है कॉन्सेप्ट ना? तो इस चीज़ को आप क्या कीजिए, आप अंडरलाइन कर लेगा। ठीक है, डबल टिकट लगा दिए, लेकिन फिर भी आप अंडरलाइन मार कर रखिए ताकि ज़्यादा बेटर है। फिर देखिए नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है। मैं नेक्स्ट लिखा हूँ कि द स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस है वो आखिरकार आया कैसे, वो आया कैसे, मैं इन्हीं सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हूँ कि इज एन एग्जाम्पल, यानी कि किसका परिणाम है या फिर कैसे आया। तो वही है कि क्रॉस स्पेसीज, यानी कि एक दूसरे में क्रॉस किया गया है वायरल इन्फेक्शन विच वाज प्रीवियसली सीन विथ अदर ज़ूनोटिक इन्फेक्शंस। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ ज़ूनोटिक इन्फेक्शन। देखिए ज़ूनोटिक का मतलब आपको समझना है तो समझिए जानवर से, ठीक है ना। अब देखिए क्या जानवर से सर, तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि ज़ूनोटिक इन्फेक्शंस का मतलब हुआ स्टूडेंट कि वैसा कोई डिजीज है जो जानवर में तो है और फिर जानवर से ह्यूमन में फैल रहा है, दैट इज द ज़ूनोटिक इन्फेक्शंस। तो क्या हम लोग जानवर नहीं है? हम लोग भी हैं, लेकिन फिर भी जो अलग कैटेगरी जैसे सुअर हो गया, सीप वगैरह, ये सब जानवर से फिर हम लोगों में फैलता है, दैट इज द ज़ूनोटिक इन्फेक्शंस। उसको ही बोलते हैं हम लोग ज़ूनोटिक इन्फेक्शंस। चलिए ये क्लियर होता है? होता है। देखिए लाइक यानी कि सच, यानी कि एग्जाम्पल्स दिया हूँ। जैसे में सीबेक्स नाम का एक जानवर है जो फिर टू ह्यूमंस, वो ह्यूमंस में फैलाया बीमारी, तो उसको हमने बोल दिया है सार्स, उसको सार्स का नाम दिया और सार का फुल फॉर्म लिख दिए हैं सडन एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्लियर होता है कॉन्सेप्ट? क्लियर होता है। फिर लिखा हूँ कि एंड फ्रॉम बर्ड टू ह्यूमंस, और अगर कोई बर्ड में बीमारी है और वो बर्ड जो है वो ह्यूमंस में फैला रहा है तो उसको बोला हूँ कि एज सीन विथ एवियन बर्ड फ्लू।
तो उसको क्या नाम दे दिया, एवियन फ्लू या फिर बर्ड फ्लू ही बोल दिया हमने। अगर बर्ड से कोई ह्यूमन बींग्स में जा रहा है वो चीज़ें तो उसको क्या बोल दिया, बर्ड फ्लू बोल दिया। या फिर सिंपली ये कहूँ कि वो बर्ड में वो वायरसेस है तो दैट इज द बर्ड फ्लू। लेकिन फिर सोचने वाली बात, परेशानी वाली बात यह थी कि बर्ड में भी नहीं, अब उसी में ही नहीं था, बल्कि वहाँ से डिजीज जो है वो ह्यूमंस की ओर मूव कर चुका था, जैसे जानवर से ह्यूमन में ट्रांसफर हो रहा था। सोच रहा कि बर्ड से कैसे, तो बहुत सारे तरीके हैं। ये एयर के कांटेक्ट में आ गया कोई बर्ड और यहाँ से क्रॉस हो गया, हमने सांसें ली और फिर हमारे अंदर एंट्री लिया और फिर हमको भी फाइनली बीमारी, डिजीज हो गया। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसके चलते हो सकता है। तो देखिए आपको याद रखना है इसको में, जूनोटिक इन्फेक्शंस क्या होता है, ठीक है। जूनोटिक लाइक सीवियर्स टू ह्यूमंस, तो थोड़ा सा सार्स का जानकारी आपको होनी चाहिए, सिंस विथ और बर्ड फ्लू का जानकारी होनी चाहिए। आपका फुल फॉर्म पूछ देगा, SARS, सार्स का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो सडन एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्लियर होता है, क्लियर होता है, अच्छी बात है। अब आपको जानना है, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी मैंने आपको पढ़ाया है वो है स्वाइन फ्लू के बारे में, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन बताया, या फिर यूं कहूं कि व्हाट इज स्वाइन फ्लू। तो व्हाट इज स्वाइन फ्लू, तो स्वाइन फ्लू के अंतर्गत में इतनी सारी बातें मैंने आपको से किया। कोई पूछेगा तो उससे बोल दीजिएगा कि स्वाइन फ्लू क्या है, तो ये डिफिनीशन दे देना है। और कुछ जानकारी देना है तो बोल दीजिएगा कि पहले जो है वो ये सुअर में होता था, फिर सुअर के कॉन्टेक्ट में जो पीपल आया उसको हुआ, फिर धीरे धीरे जब ये वायरस आदमखोर बन गया, न्यू स्ट्रेन आ गया, तो वो फिर ह्यूमन्स टू ह्यूमन भी प्रमोट होने लगा, यानी कि ये बीमारी जो है वो फैलने लगा। आई होप कि आप सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, अच्छी होता है। कब को अपना भी दिमाग दौड़ाया करो, है ना, बच्चे तो रहे नहीं, 12th में आ चुके हो जी। चलिए ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कि व्हाट इज स्वाइन फ्लू, अच्छी बात है, आप इसे देख सकते हैं, देख लिया ना, चलो अच्छी बात है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि स्वाइन फ्लू जो है वो आखिरकार हुआ तो हुआ कैसे, कौन फैलाया, किसके कारण हुआ, क्या कारण है स्वाइन फ्लू का। समझ गया ना कि क्या पढ़ा रहा हूं, यानी कि कॉज, उसका क्या कारण है, कौन रिस्पॉन्सिबल है स्वाइन फ्लू के लिए। एक नंबर ऑब्जेक्टिव में आता है एंड VVI में इसको कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में भी पूछ सकता है। स्वाइन फ्लू जो डिजीज पढ़ाऊंगा उसको एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा और इसके ऊपर आपको पकड़ होनी चाहिए, समझ गए, अच्छी बात है। पकड़ इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि आप AIMS में अगर बैठ रहे हो तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव तब बनेंगे आपसे जब आपने चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ाई करके रखे हो, ठीक है ना, ऐसे थोड़ी बन जाएगा। अब बाकी थ्योरी आपको काम देगा बोर्ड के लिए, शायद पूछ देगा कि व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज एक्सप्लेन स्वाइन फ्लू, तो आपको लिखना होगा जो मैं बताऊंगा। तो देखिए कॉज इसका ये रहा कि स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय ए H1N1 फ्लू वायरस। स्वाइन फ्लू कौन सा वायरस के कारण हुआ, किसके चलते ये बीमारी हुआ। स्वाइन फ्लू एक बीमारी का नाम है, डिजीज का। पहले बताया था ना जी प्रीवियस लेक्चर में कम्युनिकेबल डिजीज में क्या है नहीं है। अभी पढ़ रहे हैं हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज का एक दूसरा रूप है, दूसरा बीमारी का नाम है स्वाइन फ्लू, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डील हियर। तो H1N1 फ्लू वायरस के कारण जो बीमारी हुआ दैट इज द स्वाइन फ्लू। चलो अच्छी बात है। जो H1N1 फ्लू वायरस क्या है भाई, तो ए टाइप ऑफ, एक प्रकार है किसका, तो ऑर्थोमीजो वायरस का एक प्रकार है, एक टाइप है, कौन, तो H1N1 फ्लू वायरस। आप चाहें तो यहां से केवल और केवल इस पार्टिकुलर पॉइंट से 2-3 ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से बना सकते हो अगर आप समझ गए तो। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे आपसे उठा सकता है, पूछ दिया कि स्वाइन फ्लू जो है वो इज कॉज्ड बाय, और यहाँ पे डैश दे देगा, तो बोल दीजिए H1N1 फ्लू वायरस से होता है, ठीक है। और पूछ देगा कि H1N1 फ्लू वायरस ए टाइप ऑफ, ऑप्शन ए में दे देगा ऑर्थोमीजो वायरस, ऑप्शन बी में दे देगा कुछ भी दे सकता है, सी में बोथ दे देगा, डी में नन दे देगा, कि या फिर ऑल दे देगा। तो आपको ऑर्थोमीजो वायरस में टिक आउट करना, 2 ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, चलिए अच्छी बात है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, आप इसको याद कर लेना, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, बोर्ड में भी इंटर का CBSE बोर्ड से अगर परीक्षा दे रहे हो तो उसमें ये आ सकता है, चांसेस बनता है।
ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता किस साल आएगा कि कौन साल आएगा, लेकिन मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना। कॉज बता दिया तो ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नहीं, स्वाइन फ्लू टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, इसको मैं अभी और बहुत सारी चीज़ों को मैं सिखाना बचा हुआ है, तो उसे भी मैं सिखाता हूँ। बट उससे पहले कि आगे बढ़ूँ, आप इतनी सारी चीज़ों को नोट कीजिए। क्लियर होता है? नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस वन, दैट इज द स्प्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू। कि अब जो हमारा स्वाइन फ्लू है, हमारा स्वाइन फ्लू कहने का अर्थ ये हुआ कि जो डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं स्वाइन फ्लू, अब ये स्वाइन फ्लू कैसे फैलेगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, यानी कि स्प्रेड करने का तरीका क्या, या फिर यूं कहूं कि मोड ऑफ स्प्रेड, कैसे फैलता है ये, तो इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को हो गया है स्वाइन फ्लू, तो हमको कैसे हो जाएगा, तो आओ चलो जानते हैं। लेट अस सी। मैं यहाँ पे बताया कि स्वाइन फ्लू इज हाईली कॉन्टेजियस एंड स्प्रेड्स इन द सेम वे एज द सीजनल फ्लू। सीजनल फ्लू कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस तरीके से कुछ छोटा मोटा बीमारी जो होता है वो कुछ जैसे ठंडे के मौसम में हो गया, खांसी हो गया, सर्दी हो गया, तो जिस तरीके से ये सारा चीज़ फैलता है, जैसे बरसात के दिनों में ही सब फैल जाएगा, तो ठीक उसी प्रकार से जो है वो हमारा स्वाइन फ्लू फैलता है। जिस तरीके से कॉमन कोल्ड, जुकाम, सर्दी सब फैलता है उसी तरीके से। आइए चलिए जानते हैं कि वो तरीका क्या है। लेकिन यहाँ पे सर आपने एक चीज़ लिखा है, एक टर्म लिखा है कि स्वाइन फ्लू इज हाईली कॉन्टेजियस। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये घातक है, डेंजरस है, या फिर विस्फोटक है, ये जो कहना सो कहिए। लेकिन ये कॉन्टेजियस का हिंदी मीनिंग होता है संक्रामक। संक्रामक यानी कि किसी को भी अपने चंगुल में, जंजाल में ये ले सकता है, और फिर इतना आसानी से जाता नहीं, इसीलिए हाईली कंटेजियस, यानी कि तुरंत हो जाता है, किसी को भी तुरंत जरा से कांटेक्ट में आएगा बस हो गया, इसीलिए बी केयरफुल। आई होप कि आप सीखा होगा कि कॉन्टेजियस का मतलब क्या हुआ। मैं यहाँ पे चाहूँ तो कॉन्टेजियस के बदले कुछ और भी वर्ड को मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिखा, मैंने कॉन्टेजियस ही लिखा, क्योंकि आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप क्लास 12 में जैसे हायर जाएगा तो आपको वर्ड को समझना पड़ेगा, मीनिंग को भी समझना पड़ेगा। अब वहीं पुराना बच्चा जैसा सीखते रहे, वहीं पुराना वर्ड, तो कैसे फिर नया चीज़ों को सीखिएगा। दैट्स वाई आई हैव मेंशन कॉन्टेजियस in place of dangerous, we can also mention there. Anyhow, let us see. Next बताया मैं कि when people who are infected with swine flu, यानी कि वैसा कोई भी व्यक्ति है जो स्वाइन फ्लू उसको हो गया है, ठीक है, कफ और स्नीज, तो उसके कफ रहेगा और खखार जिसे बोलते हो, या फिर छींक आएगा उसको। तो जब कफ करेगा यानी कि खखार फेंकेगा या फिर छींकेगा, तो क्या होगा, दे रिलीज, वो कुछ रिलीज करेगा, वो छोड़ेगा क्या, टीनी ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग द वायरस इनटू द एयर। कुछ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जाएगा, अगर बारीकी से देखिएगा तो, जिसको में वायरस है और वो एयर में चला गया, ठीक है ना, चला गया। अब देखिए आगे क्या लिखा हूं कि एनीवन हु कम्स इन कॉन्टैक्ट, कोई भी व्यक्ति जो कांटेक्ट में आता है किस चीज का भाई, तो देखिए विथ दिस ड्रॉपलेट्स, यही ड्रॉपलेट्स, इसी ड्रॉपलेट से कोई भी एक हेल्दी व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आता है, तब क्या होगा, और टचेस, और या तो उसके कांटेक्ट में आया डायरेक्टली, या फिर क्या किया, टचेस ए सरफेस, कोई जगह को जाकर के छू दिया, लेकिन यहाँ हाथ का है पकड़ा रहा है, ठीक है, छू दिया, ठीक है, कोई सरफेस को टच किया, सच एज डोर को नॉक, जैसे आप दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खोलो देखो कौन आया है, शेर आया है, एनीहाउ, तब क्या होता है कि दैट एन इन्फेक्टेड पर्सन हैज रिसेंटली टच्ड। आप वैसे दरवाजा को, सरफेस को जाकर के छू रहे हैं, वो सरफेस क्या है कि पहले से ही कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको छुआ है, अभी अभी उसने छू चुका है, और आप उसको जाकर छूते हैं, टच्ड, कैन कैच, तो तब क्या होगा, तब कैन कैच, तो आपको भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H1N1 स्वाइन फ्लू। तो H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस जो है वो आपको अंदर भी प्रवेश करने की संभावना जो है वो हो जाती है, या फिर इसी प्रकार से
आपको जो है वो बीमारियां होता है, और डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा तब तो क्या ही कहना, तब तो रामे जाने, है ना। एनी हाउ, तो आई होप कि आपने सीखा होगा कि किस तरीके से ये जो बीमारी है वो फैल सकता है। समझ गया ना, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए मैं क्या लिखा हूं कि चिल्ड्रन कैन बी कॉन्टेजियस फॉर एज लॉन्ग एज 10 डेज, यानी कि चिल्ड्रन के ऊपर ये प्रभावित किए हुए रहेगा तकरीबन कितने दिन तक लगे जी, तो 10 दिनों तक ले। यानी कि कोई भी छोटा बच्चा, कितना छोटा बच्चा सा, इतना छोटा बेबी भी है या फिर इतना बड़ा भी है या फिर इतना बड़ा भी है तो क्या हुआ, या फिर गोद में है भी है तो क्या हुआ, छोटा बेबी है तो वो बेबी आपको से बोलेगा नहीं कि मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, उसको में तकरीबन 10 दिन तक लगी उसको संक्रमण किए हुए रहेगा, तब जाकर के पता चलेगा। लेकिन हम लोग जैसे बड़ा हो गए, समझदार हो गए, चाहे जैसे आप लोग मान लीजिए आप लोग बड़े हो गए तो आप लोग तुरंत बोल सकोगे, ठीक है ना, कि देखिए ना मुझे कुछ इस तरीके से तकलीफ हो रहा है, तो तुरंत पता लगाया जा सकता है और तुरंत तुम डॉक्टर के पास जा सकते हो। लेकिन छोटा बच्चा में धीरे धीरे 10 दिन तक लगी टाइम निकल जाता है, पूरे तरीके से एकदम वो बीमार हो जाता है, तब जाकर के पता लगता है। और याद रहे जो ये स्वाइन फ्लू वायरस आया था, डिजीज आया, तो सबसे पहले छोटे बच्चे को ही अटैक करता था, यानी कि छोटा बच्चा इससे बहुत परेशान था, ज़्यादा मर जाता था छोटे बच्चे को ही। क्योंकि हम लोग तो बड़े हैं जी, और हम लोग तो रेसिस्ट भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए ना, इलाज कीजिए, और क्या। तो इस तरीके से होती है चीज़ें। आई होप कितनी सारी चीज़ें आपने समझी होगी, आई मीन समझा होगा। तो इसे क्या कीजिए, इसे लिख लीजिए। ठीक तो बोले थे सर, समझी होगी, ठीक है, दोनों सही है ना। तो इसे लिखिए, फिर आगे कुछ बातें करते हैं इसी स्वाइन फ्लू के बारे में। चलो ठीक है ना। Now let us talk about this one, that is the symptoms of swine flu। यानी कि अब सिम्टम्स स्वाइन फ्लू का क्या सिम्टम्स है, इसका लक्षण क्या है, तो मैं इन्हीं सारे लक्षण की मैं बातें करता हूँ जी, ठीक है ना। तो लेट अस सी जो स्वाइन फ्लू है उसका क्या लक्षण है। तो मैं लिखा हूँ कि स्वाइन फ्लू इन्फेक्शन एक ही बार लिखना, मैं यहाँ 2 बार लिख दिया बाय मिस्टेक। तो स्वाइन फ्लू इन्फेक्शन कॉजेज सिम्टम्स that are similar to the symptoms of influenza infection as seen during the annual flu season। यानी कि जो हमारा सिम्टम्स है, लक्षण है स्वाइन फ्लू का, वो सेम है या फिर उसी के जैसा है जो हमारा एनुअल फ्लू सीजन होता है। यानी कि जाड़े के मौसम में, ठंड में, बरसात में कुछ छोटा मोटा बीमारी वगैरह ये सब हो जाता है ना, जैसे सर्दी हो गया, कॉमन कोल्ड वगैरह ये सब जुकाम तो आम बात है। तो जो इस तरह का इसका जो लक्षण है, ठीक उसी तरह का लक्षण मिलता जुलता है किसका, स्वाइन फ्लू का। लेकिन फिर भी आप इससे संतुष्ट नहीं होइएगा। सीजनल फ्लू, एनुअल फ्लू सीजन कहने का अर्थ हुआ कि विंटर के मौसम में, रेनी सीजन में, या फिर कुछ पार्टिकुलर जोन में, ट्रॉपिकल जोन में, चाहे जो भी हो, उसमें क्या होता है, कुछ बीमारी हो जाता है जो बहुत कॉमन रहता है, उसको भी हो गया, कभी भी हो गया, तो दैट इज द एनुअल फ्लू सीजन। यानी कि एक पार्टिकुलर सीजन नहीं होता। क्लियर है, स्पष्ट है, अच्छी बात है। अब मैं यहां से बताया हूं आप लोगों को कि द जनरल सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू आर एज फॉलोज। यानी कि अब लक्षण की बातें करिएगा कि स्वाइन फ्लू का क्या लक्षण है, उसका क्या परिणाम है, क्या सिम्टम्स। तो कुछ निम्नलिखित है जो मैंने लिखा है, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन 8 लक्षण है टोटल किसका, स्वाइन फ्लू का। मैं आपको एक बार समझा देता हूं, और इतनी सारी चीज़ों को आप लिखेगा कॉमा से लेकर फुल स्टॉप, ताकि आपका नोट्स तैयारी हो जाए, ताकि मेरा वीडियोस नहीं भी देखें तो आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, चाहे क्वेश्चंस बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव सोल्व कीजिएगा, 200 150 500, तो सारा कुछ ही नोट से कभी भी खोल के आप देख सकते हैं। हाँ, मिल जाएगा, इतना ही सारा चीज़ें रहता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छी बात है। तब आइए चलिए जानते हैं। तो द फर्स्ट वन इज दैट कि फीवर विथ और विथआउट चिल्स। यानी कि सबसे पहला लक्षण है कि आपको बुखार आ सकता है, बुखार लग सकता है। विथ और विथआउट चिल्स कहने का अर्थ यह हुआ, सबसे पहले चिल्स को समझिए। तो चिल्स का हिंदी मीनिंग होता है ठंड लगना। क्या होता है जी, ठंड लगना। यानी कि आपको बुखार तो रहेगा, हो सकता है जाड़ा बुखार जिसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि फीवर भी और आपको कोई ठंडा भी लगेगा, बुखार भी ठंडा भी लगेगा,
हो सकता है कि बुखार भी है और ठंडा भी है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ फीवर ही है, बॉडी टेम्परेचर हाई है, लेकिन आपको ठंड नहीं लग रही है, तो ये भी हो सकता है। क्लियर है ना, अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूं सोर थ्रोट। ये सोर थ्रोट कहने का अर्थ हुआ कि गले में खराश रहेगा। जो बोलता है गला में खराश हो गया, इसे कैसे खरता इस तरीके से खरता हो ना जी, ठीक उसी तरीके से गले में खराश, इसका हिंदी लिख सकते हो गला में, बोलिए खराश। चलो ठीक है ना, अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूं कि रिस्पायरेटरी सिम्टम्स। रिस्पायरेटरी सिम्टम्स यानी कि जो भी हमारा लंग्स है उसमें भी कुछ लक्षण दिखेगा। क्या दिखेगा भाई? तो यूजुअली एक कफ जमा हुआ रहेगा और लेस फ्रिक्वेंटली, और जहां तक लगी बात करें तो हो सकता है शायद डिस्निया भी रहे, या फिर इसको यूजुअली सिपनिया भी पढ़ते हैं लेकिन लिखते हैं डिसिपनिया। आप लोग ऐसे ही मन में याद रखिएगा, बोलिएगा नहीं, बोलिएगा डिस्निया। जो भी हो, तो ये क्या हुआ, ये हुआ क्या, डिस्निया हुआ क्या, या फिर सिपनिया हुआ क्या? तो इसका मतलब है कि डिफिकल्टी ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में आपको तकलीफ हो सकता है। सिपनिया में सांस लेने में आपको तकलीफ हो सकता है, इसका मतलब यह हुआ। ब्रैकेट में लिख दिया हूं। और निमोनिया, और शायद आपको निमोनिया भी हो सकता है। निमोनिया जब हो ही गया तो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, रिस्पायरेटरी सिम्टम्स यानी कि सांस लेने में आपको तकलीफ होगा। समझ गया ना, अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूं कि फैटिक एंड लिदर्जी। फैटिक एंड लिदर्जी का अर्थ क्या हुआ? गिव मी अ मोमेंट। फैटिक मीन्स मसल्स में शोर रहेंगे हल्का हल्का सा, मसल्स में क्रैम्प्स जस्ट लाइक नहीं रहेगा। इसको पेन बोल सकते हो, चाहे टायर्ड बोलिए चाहे थकान बोलिए, ठीक है ना। और लिथर्जी का हिंदी मीनिंग हुआ सुस्ती, तुम्हारे बॉडी में सुस्ती रह सकता है, यानी कि फुर्ती नहीं रहेगा, यानी कि आप काम करने के लिए उठिएगा लेकिन फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाइएगा। समझ गया? तो दैट इज द फैटिक का हिंदी मीनिंग हुआ थकान, एंड लिथर्जी का हिंदी मीनिंग हुआ सुस्ती, यानी कि थकान के साथ साथ सुस्ती भी रहेगा आपका बॉडी में, काम करने के लिए ताकत नहीं मिला। जैसे अभी सपोज दैट आप अच्छे हो, स्वस्थ हो, मोबाइल देख रहे हो, बहुत सारा काम कर सकते हो, बट जैसे ही ये स्वाइन फ्लू होगा, इतनी सारे सिम्टम्स है और आपका बॉडी में एकदम पता नहीं अजीब तरीके से लगेगा। जैसे बॉडी में सोर्स है, जैसे खेल के कैसे आते हो तब थकान रहता है ना सुबह उठ करके, ठीक उसी प्रकार से, चाहे एक्सरसाइज करके आते हैं तो मसल्स में इस प्रकार से शोर रहता है ना, ठीक उसी प्रकार का है। देखिए, अगर आपको जितना भी मैं नोट्स आपको से शेयर करता हूँ, इसमें से अगर कहीं भी पे भी प्रॉब्लम आता है, वर्ड मीनिंग उसका हिंदी मीनिंग नहीं आता है, तो आप आसानी से गूगल पे सर्च करके आप उसका हिंदी मीनिंग अवेलेबल करवा सकते हो। बाकी मैं यहाँ जितना हो सकता है मैं आपको से शेयर करूँगा, ठीक है ना, अच्छी बात है, ताकि आपको कम से कम प्रॉब्लम्स आए, किसी भी चीज़ को, छोटा से छोटा चीज़ को भी समझने में तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर होता है, इसीलिए मैं हिंदी मीनिंग भी लिखा। आप चाहें तो खुद से भी इसको सर्च कर सकते हो, अच्छी बात है। देखो, मैं लिखा है कि मैल्गिया कहने का अर्थ यह होता है कि जनरल बॉडी पेन। यहाँ पे एक्किस भी लिखा हुआ था, लेकिन मैं सोचा कि एक्किस की जगह पेन कर देता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए, क्योंकि एक्किस का हिंदी मीनिंग हुआ पेन, दर्द होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है दर्द, ठीक है ना। तो एक्किस भी रहेगा, यानी कि बॉडी में कुछ पेन रहेगा, दैट इज द मैल्जिया, अच्छी बात है। फिर हेडेक, इसीलिए यहाँ पे हेड में ACHES लिखा हुआ है, यानी कि ACHES यानी कि दर्द, यानी कि हेड दर्द, माथा दर्द रहेगा। इसको हिंदी में बोलिएगा सर दर्द भी बोल सकते हो, सर दर्द। तो सर दर्द रहेगा, सर में दर्द रह सकता है। फिर डायरिया, दैट इज द जस्ट लाइक ए वोमिटिंग रहेगा, एकदम मन हो लिया कुछ इस प्रकार से, और बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लगा, दैट इज द डायरिया।
देखिए, लेकिन इसका कुछ डेंजरस सिम्टम्स है जो आपको बता रहा हूँ। डायरिया कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको लैटिंग वगैरह ये सब भी हो सकता है उल्टी के साथ साथ। एनी हाउ, अब इसका लास्ट में मैं लिखा हूँ जो बहुत ही खतरनाक इसका परिणाम हो सकता है, ये स्वाइन फ्लू का, उसको जानना सबसे बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो लेट अस सी, मैं लिखा हूँ कि सीरियस सिम्टम्स सच एज सीरियस सिम्टम्स, यानी कि बहुत ज़्यादा डेंजरस या खतरनाक लक्षण स्वाइन फ्लू का क्या हो सकता है। तो बताया कि सच एज, जैसे में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस फूल जाएगा, यानी कि जैसे कि अभी नॉर्मल एकदम पूरा दबा के ऑक्सीजन ले रहा हो, आराम से ले रहा हो, लेकिन इसको में क्या होगा ना कि थोड़ा सा ही सांस लीजिएगा, थक जाएगा, टक टक के सांस लेने लगेगा, एकदम अजीब जैसा होने लगेगा। ठीक है, और लिखा हूँ कि सेवरे वोमिटिंग, ये सेवरे का हिंदी मीनिंग हुआ गंभीर। क्या हुआ जी? गंभीर। तो जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाते हैं तो कुछ कुछ मीनिंग आपको नया नया मिलेंगे, उसी को ही सीखना है, उससे डरना नहीं है कि नया शब्द मिल रहा है उसको हिंदी मीनिंग पता है नहीं, वहीं तो सीखना है। अच्छी बात। तो सेवरे क्या रहेगा? वोमिटिंग, यानी कि गंभीर वोमिटिंग, दिन भर में 2-3-4 बार उल्टी हो सकता है और बढ़ भी सकता है पर्सन टू पर्सन में। एब्डोमिनल पेन, यानी कि आपको पेट में भी दर्द हो सकता है, जाहिर सी बात है, लैट्रिन का हो जाएगा या फिर उल्टी करोगे तो पेट में दर्द तो होगा ही। यहाँ पे लिखा हूं कि डैजीनेस। अब ये डैजीनेस का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? डैजीनेस का ना तो ऐसे याद आ गया, डैजीनेस का मतलब हुआ चक्कर आना। क्या होता है जी? चक्कर आना। कभी कभी कोई पेशेंट को चक्कर भी आ जाता है, जो कि सीरियस, ये सारा चीज जो मैं लिखा हूँ अलग से पॉइंट बनाकर, ये सीरियस कॉज है कि कुछ कुछ केसेस में चक्कर भी आ सकता है। कैन अकर इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कहने का ये अर्थ हुआ कि अभी आप उठे काम करने के लिए, ठीक है, तो ताकत मिल रहा, फिर चक्कर आया, आप जाकर के लेट गए, ठीक है ना, लेकिन क्या होगा कि कुछ तो ठीक हो गया, फिर उठ के बैठ गए, फिर कुछ ही मिनटों में फिर से चक्कर आपको आ सकता है। तो वही हुआ कि इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, यानी कुछ ही क्षण में आपको चक्कर आ सकते हैं, इसीलिए बी केयरफुल। तो ये हमारा सिम्टम्स था किसका? स्वाइन फ्लू का। आई होप कि आप समझे होंगे। लेक्चर कुछ लंबा चल जाएगा सिर्फ और सिर्फ स्वाइन फ्लू को ही पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि एकदम डिटेल में जो भी पढ़ाऊंगा और वो भी जेन्युइन पढ़ाएंगे, ताकि जो भी देश का नागरिक है जो इस लेक्चर को अटेंड कर पा रहा है उसे अच्छे से नोट्स मिल सके, अच्छे से समझ पाए, किसी चीज़ का कमी महसूस नहीं होना चाहिए पढ़ाई के मामले में। प्रयास यही है, मैं और मेरा जो भी साथी टीम मेंबर्स हैं आपके लिए काम करता हूँ। और बाकी कोई और भी प्लेटफॉर्म पे नॉलेज मिलता है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। और बाकी किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आपको आता है तो डिक्शनरी का क्या ज़रूरत है, गूगल पे टाइप कीजिए, मोबाइल तो कॉमन ही हो गया आजकल, है ना। तब एनी हाउ, तो आई होप कि आपने जो सिम्टम्स क्या है इस स्वाइन फ्लू का आपने सीखा होगा, तो इसे आप नोट कीजिए ताकि मैं कुछ और स्वाइन फ्लू के बारे में आपको बताता हूँ। अरे अभी तो सिम्टम्स की ही बात की है, अभी प्रिवेंशन बताना बाकी है ना। तो इसे लिख लीजिए, ठीक है ना। लिख लिया, मिटा दें तो लिखो फिर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ स्वाइन फ्लू, यानी कि स्वाइन फ्लू जो बीमारी है, डिजीज है स्टूडेंट, अब उससे आखिरकार हम लोग लड़ेंगे कैसे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसका उपाय क्या है, बचेंगे क्या। अब आपको मैंने बहुत डरा दिया कि स्वाइन फ्लू ये है वो है, इससे होता, लेकिन उससे बचने का तरीका क्या है, तो है तरीका, वही ट्रीटमेंट की तो मैं बातें कर रहा हूँ। इलाज क्या है, उपाय क्या है, तो लेट अस टॉक अबाउट दिस इलाज एंड दिस उपाय। समझ गया ना, ठीक है। तो लेट अस सी। अब देखिए मैं लिखा हूँ कि फॉलोइंग आर द 2 वेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्वाइन फ्लू। वैसे तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन मैं जो फिलहाल आपको से शेयर कर रहा हूँ वो 2 तरीके को मैं आपको से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए जो पहला तरीका है वो मैंने लिख रखा है, और वो ये है कि ओसेल्टामिविर, दैट इज द नेम ऑफ द मेडिसिन, जिसको ओरली खाया जाता है, ठीक है। ओसेल्टामिविर कॉमनली मार्केटेड अंडर द ट्रेड नेम तमीफ्लू, या फिर इट्स तमीफ्लू। तमीफ्लू एक ट्रेड मार्केट कंपनी का नाम है जिसके अंतर्गत में इस ओसेल्टामिविर को बेचा जाता है, ठीक है ना। और ओसेल्टामिविर क्या है भाई, तो उसके बारे में बताया कि किसके अंदर में बेचा जाता है, तो
तमीफ्लू, ये पूछेगा नहीं कि किसके अंतर्गत में ट्रेडिंग किया जाता है, मार्केटिंग किया जाता है, ठीक है। फिर लिखा हूं कि हैज बीन द मेन ड्रग इन कॉम्बैटिंग आउटब्रेक ऑफ स्वाइन फ्लू इन 2009, यानी कि जब 2009 में स्वाइन फ्लू हुआ था, लोग इससे तड़प रहे थे, तो कॉम्बैटिंग का हिंदी मीनिंग हुआ लड़ना। कहाँ गया जी, ये है लड़ना या फिर लड़ाई। तो आउटब्रेक का मीनिंग मतलब हुआ प्रकोप, प्रकोप। तो स्वाइन फ्लू के प्रकोप से लड़ने के लिए, बचने के लिए 2009 में अप्रैल 2019 में अप्रैल 2009 में ओसेल्टामिविर का इस्तेमाल किया गया, ताकि हम लोग ये स्वाइन फ्लू नाम का जो डिजीज है उससे हम लोग बच सकें, ठीक है ना, अच्छी बात है। और जानिए ओसेल्टामिविर के बारे में, इतना से काम नहीं चलेगा। ओसेल्टामिविर इज एन क्या है, तो एंटीवायरल ड्रग। तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि एंटीवायरल ड्रग क्या हुआ, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ओसेल्टामिविर जो है वो एंटीवायरल ड्रग है, यानी कि जो ऐसा कोई दवाई जो वायरस से लड़ने के लिए बनाया गया है, दैट इज द एंटीवायरल। क्लियर होता है, क्लियर है। दैट इज यूजफुल फॉर बोथ, और ओसेल्टामिविर एक ऐसा एंटीवायरल ड्रग 2009 में मिला लोगों को, जो ना ही केवल स्वाइन फ्लू से बचाता था, बल्कि ये और भी कुछ करता था। और चलो जानते हैं क्या था। फॉर बोथ, ये दोनों के लिए था। एज ए ट्रीटमेंट, इलाज के लिए भी था। एज ए प्रिवेंटेटिव मेजर, इलाज भी करते थे ओसेल्टामिविर का इस्तेमाल करके, और बचाव के लिए भी लेते थे अगेंस्ट मेनी इन्फ्लुएंजा टाइप वायरसेस, ठीक है ना। जैसे में क्या हो गया, इंक्लूडिंग स्वाइन फ्लू हो सकता है, सार्स हो सकता है, या फिर बर्ड फ्लू हो सकता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे SARS होगा, नहीं सार्स होगा। सार्स और बर्ड फ्लू बताया था ना कि क्या होता है, कि जो बर्ड में जो फ्लू हुआ और फिर हम लोगों को हुआ, दैट इज द बर्ड फ्लू। सार्स यानी कि जानवरों में हुआ, फिर हम लोगों को हो गया, दैट इज द सार्स। क्लियर होता है, क्लियर होता है। तो इससे भी बचने के लिए एडवांस में हम लोग इस्तेमाल करते थे ओसेल्टामिविर, और स्वाइन फ्लू किसी को हो गया तो भी ये दिया जाता था। तो कितना इस्तेमाल है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ओसेल्टामिविर, इसको ध्यान में रखिएगा कि ये होता क्या है। नेक्स्ट टाइप का मेडिसिन है, उसको भी ओरली ले सकते हैं हम लोग, और वो है जनामिविर, नेम ऑफ द मेडिसिन। अनदर वाइडली यूज्ड एंटीवायरल, ये भी क्या है जी, तो एंटीवायरल ही है। has also been found to be effective in the treatment of swine flu. स्वाइन फ्लू का इलाज करने के लिए, इससे ठीक होने के लिए जनामिविर नाम का एक दूसरा एंटीवायरल ड्रग का इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ, जितना भी मेडिसिन है वो भी एक तरह का ड्रग ही है। ड्रग वो नहीं हुआ कि लिए और मुझे चार तुम देख रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ड्रग का मतलब वो भी हुआ कि जो भी आप केमिकल्स चीज़ ले रहे हैं, दैट इज आल्सो ए ड्रग। तो टैबलेट्स है तो ठीक है। ये भी स्वाइन फ्लू से बचने के लिए जनामिविर का। और लिखा हूँ जनामिविर के बारे में कि जनामिविर इज मार्केटेड अंडर द ट्रेड नेम रिलेंजा। रिलेंजा नाम का एक ट्रेड कंपनी जो प्रमोट करता है जनामिविर को। इतना ही जानिए फिलहाल के लिए। तो इस ट्रीटमेंट क्या होगा स्वाइन फ्लू का, और स्वाइन फ्लू से बचेंगे कैसे, इस्तेमाल क्या चीज़ का करना है भाई, तो मैं इन्हीं सारी चीज़ों को आपको जानकारी दिया। आई होप कि आपने सीखा होगा। यस सर, नो, यस सर। तो इतनी सारी चीज़ों को सीख गए, तो मैं अभी और बताऊंगा किसके बारे में, तो इसी स्वाइन फ्लू के बारे में। जी हाँ, अभी और जानना है। इतना जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला, तो इसे लिख लिए ना। और बताता हूं, लेट अस टॉक अबाउट प्रिवेंशन ऑफ स्वाइन फ्लू। अब स्वाइन फ्लू का क्या प्रिवेंशन हो सकता है, अब इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करता हूं। समझ गया ना, तो लेट अस सी। देखिए,
ये प्रिवेंशन ऑफ स्वाइन फ्लू कहने का अर्थ ये हो कि स्वाइन फ्लू से कैसे बचाव किया जाए, हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं बिना। लेट अस टॉक अबाउट दिस सेक्शन। ठीक है, जो भी बताया वो अच्छी बात है, बट अब ये प्रिवेंशन की मैं बातें करता हूँ, समझ गया ना। तो देखिए, तो जो भी मैं बता रहा हूँ कि फ्लोइंग आर द कॉमन प्रिवेंटेटिव मेजर्स दैट हेल्प टू डील विथ नॉट ओनली स्वाइन फ्लू। जो भी निम्नलिखित लिखा रहा हूँ 1 2 3 4 5 तकरीबन 5 बातें मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ स्वाइन फ्लू से बचने के लिए ही नहीं है, बल्कि फ्लू का कोई भी टाइप हो, A B C चाहे जो भी हो, सार्स ही रहे चाहे बर्ड फ्लू ही क्यों ना हो, तो उससे भी बचने के लिए ये सारा कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो तुम। तो आओ चलो जानते हैं क्या है वो। लिखा हूँ कि अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ एनी पर्सन सफरिंग विथ फ्लू, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रिवेंशन ही है। का अर्थ ये हो कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना रहे, चाहे वो बहुत चाहता दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो, चाहे वो फ्रेंड ही क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति जो भी सफ़र कर रहा है स्वाइन फ्लू से, जितना ज़्यादा हो सके उससे दूरी पर रहना है। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या बता रहे हैं सर, पेरेंट्स से भी दूर रहे। अरे पेरेंट्स को तो तुम तब बचाओगे स्वाइन फ्लू से ना जब तुम खुद स्वस्थ रहोगे। तुम्हारा भी हेल्थ खराब हो गया तो कौन ख्याल रखेगा उनका। इसीलिए उनसे भी हो सके तो दूरी बना कर रखे, क्योंकि बीमारी किसी का होता है जी, कुछ करोगे उल्टा सीधा कांटेक्ट में जाइएगा तुरंत हो जाए बीमार। तो जो भी व्यक्ति का बीमारी हो चुका है स्वाइन फ्लू, उससे दूर रहने का प्रयास करें। मेक डिस्टेंस, कुछ फीट के दूरी पर रहे। समझ गया ना, अच्छी बात है। हो सके तो एक बार से दूर ही रहो। इसीलिए कोरोना काल में क्वारंटाइन किया जा रहा था, यानी कि जो भी जिसको भी हो रहा था उसको अलग रखा जाता था ताकि लोगों को नहीं हो। वो सारी चीज़ को अभी साइड करता हूँ। तो समझ गया ना, फर्स्ट पॉइंट, पहला स्टेप यही है बचाव का। दूसरा लिखा हूँ कि बेड रेस्ट इज एडवाइसेबल इफ और व्हेन फीलिंग अनवेल। अनवेल का हिंदी मीनिंग हुआ अस्वस्थ, अस्वस्थ, यानी कि तुम अस्वस्थ महसूस कर रहे हो, तुम्हारा हेल्थ ठीक नहीं है, तुम चक्कर आ रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो। इस केस में डॉक्टर जो है वो एडवाइस करता है कि भैया आप बेड रेस्ट में चले जाइए, सो जाइए, आराम से जाइए, उठाइए और सो जाइए, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों भाई, बेड रेस्ट क्यों करना है? देखो तुम कमजोरी भी हो सकते हो उसके चलते, और बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अगर आप स्वाइन फ्लू से आप जूझ रहे हैं और आप अगर कम्युनिटी के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हो, तो शायद आपका जो डिजीज है वो दूसरे को तुम फैला सकते हो। इसीलिए बताया गया कि हो सके तो आप भीड़ भाड़ इलाके में ना जाए। अपने लिए ना सही तो दूसरे के लिए ही कुछ कर दो, और दूसरे लिए ना सही तो अपने के लिए ही कर दो, लेकिन करना तो बनता है ना जी। तो इसीलिए बेड रेस्ट एक तरीका है जिससे आप जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। क्लियर होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स आफ्टर टचिंग ऑब्जेक्ट्स एंड अदर पीपल। अब जब भी ये सारा का सारा बात जो है वो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति कैसे बच सकता है बीमारी वाला पर्सन से, बीमार पर्सन से, जिसको स्वाइन फ्लू हो चुका है, उससे कैसे बचेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, ना कि मैं उसको बता रहा हूँ जो बीमार है वो कैसे बचेगा, वो कुछ या बचेगा। अब उस तो हो ही गया है, जो मर ही गया उसको क्या बचाना, जो जिंदा है उसको बचाएंगे ना। तो कबो कबो अपना भी दिमाग लगाया करो, ठीक है ना। तो एनी हाउ लेट अस सी, थर्ड पॉइंट मैंने आपको सिखाया कि जो भी व्यक्ति आप अगर किसी से हाथ मिलाए हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट को छुए हो, तो हो सके तो तुरंत आप हाथ को वॉश कर लीजिए, धो लीजिए। धोने के लिए कोई भी एक अच्छा सा सॉप का इस्तेमाल कर सकते हो, साबुन का, जो ऐसा नहीं कि नहाने वाला साबुन का हाथ उठाया चल दिया, नहीं। एक माइक्रोबियल साबुन स्पेशल आता है जो माइक्रोब्स ही सब रहेगा आपके हाथ में, माइक्रोब उसको मार देगा। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो ऐसा लगा कि जैसे मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। एनी हाउ, लेकिन मुझसे भी मत ही पूछे कि मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ। एनी हाउ, फिफ्थ पॉइंट में बताया। फोर्थ वन, इफ एनीवन इज सफरिंग विथ द फ्लू, अगर कोई भी व्यक्ति जो फ्लू से सफर कर रहा है, इस बीमारी से जूझ रहा है, तो
तो प्रैक्टिस गुड हाइजीन टू अवॉइड इन्फेक्टिंग वंस। कोई भी व्यक्ति अगर वो बीमार है, बंद हो गया, एनी हाउ, तो जो भी व्यक्ति वो जूझ रहा है इस बीमारी से, तो होगा ये कि आप उस व्यक्ति को साफ सुथरा रखने का प्रयास कीजिए, या फिर हमें उस व्यक्ति से लेना देना नहीं है। मैं अपनी और बात करता हूँ, जो भी स्वस्थ व्यक्ति है, हाँ सर जो बोला था उसी के ऊपर चर्चा करता हूँ, कि जो हेल्दी पर्सन है मैं उसकी चर्चा करूँ, कि आप हो सके तो जितना ज़्यादा अपने आप को क्लीन रखिए, क्लीन कपड़े पहनिए और क्लीन रहिए, साफ सुथरा रहिए। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते तक लेकिन नहाया ही नहीं बेवकूफ़ों की तरह। तो आप क्लीन रहना सीखिए, ठीक है ना। जो भी बेड का इस्तेमाल करते हैं वो क्लीनलीनेस पर टोटली क्लियर, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, हर एक चीज़ साफ सुथरा हो, स्पष्ट है, अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि इन्फेक्शंस नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फेक्शन हमेशा खराब चीज़ों के कारण ही होता है, इन्फेक्शन बीमारी के घर। एनी हाउ, लास्ट वन, 5th पॉइंट लिखा हूँ कि पेशेंट शुड बी ब्लॉकिंग द माउथ एंड नोज व्हेन स्नीजिंग। यानी कि जो भी पर्सन कफ को बाहर फेंक रहा है या फिर छींक रहा है, वैसे व्यक्ति को हमेशा रुमाल रखना चाहिए अपने नाकों पर या फिर माउथ पे, खराशते वक्त, छींकते वक्त। क्यों? ताकि जो भी ड्रॉपलेट्स है वो इन्वायरमेंट में ना चला जाए और दूसरा व्यक्ति इनहेल ना कर ले। एक टिश्यू पेपर रख लीजिए और फिर याद रहे उस टिश्यू पेपर को फेंक डालो, रुमाल है तो रुमाल को धो डालो, ना कि वही पॉकेट में लिए और फिर चल रहे हैं, एक दिन साफ कर रहे हैं, फिर रख रहे हैं, फिर उसी का। बाकी तुम जानो कि कैसे मेंटेन करोगे, ठीक है ना। एनी हाउ, वहीं लिखा हूं कि स्नीजिंग के समय में रखिए अबे यूज टिश्यू एंड नॉट शेयरिंग फूड, ड्रिंक और पर्सनल आइटम्स। और याद रहे जो भी व्यक्ति को इस तरीके का बीमारी है उस व्यक्ति का ना तो भोजन लेना चाहिए, ठीक है, किसी पर्सनल चीज़ों का शेयरिंग नहीं करना चाहिए। फिर कोई व्यक्ति जो स्वस्थ है वो अपना फूड को नहीं शेयर कीजिए कि तुम भी खा लो, आओ साथ मिलकर खा लें, प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगा। ये सब बेवकूफ़ों वाली काम होता है। तो ये सारा चीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ना ही तो उसका कोई भी चीज़ को, सामान को हाथ लगाना चाहिए, कोई भी आर्टिकल्स को ही, ऑब्जेक्ट्स। क्लियर होता है, स्पष्ट है, अच्छी बात है। पर्सनल चीज़ों की शेयरिंग नहीं। देखिए हमारे यहाँ एक कहावत चलता है और जो ये बायोलॉजी भी बताता है, ना ही सिर्फ मैं कहता हूँ, वो कहावत ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर कहने का, देखिए क्यूर का हिंदी मीनिंग हुआ इलाज। इलाज क्या हुआ भाई साहब? इलाज हुआ। तो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, यानी कि इलाज से, इलाज करवाइएगा डॉक्टर के पास जाकर, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ कि इलाज से सबसे बढ़ के चीज़ हुआ कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। सुरक्षित ही सबसे बड़ा इलाज है। जब कोरोना हो रहा था तो सब लोग सुरक्षित रह था अपने घरों में, जी है ना। बाकी मुझे नहीं पता अंदर की बात है कि क्या हुआ, किसको हुआ, मैंने तो आज तक देखा नहीं किसी को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जेन्युइन चीज़ कि क्या बताया गया कि आप उससे जितना ज़्यादा हो सके तो दूरियाँ बना कर रखिए। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। तो कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा लड़का आपके सामने ये ना बोले कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर और स्टाइल मारे और आप ऐसे ही चुप रहे, इसीलिए बता दिया। और याद रहे ये जो डायलॉग मैं बताया वो हर एक डिजीज में ही अप्लाई होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, यानी कि बचाव ही सबसे बेस्ट इलाज है कोई भी डिजीज से लड़ने के लिए। आई होप कि आपने मेरी सारी बातों को सीखा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने छोड़ा हो, बस एक लास्ट चीज़ जो बच गया इस स्वाइन फ्लू के बारे में, वो ही मैं आपको से डिस्कस करता हूँ। बट उससे पहले इतनी सारी चीज़ों को आप क्या कीजिए, लिख लीजिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू, यानी कि स्वाइन फ्लू का डायग्नोसिस क्या हो सकता है, इसको जांच पड़ताल कहिए या फिर चेक कैसे कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को स्वाइन फ्लू हो गया है। देखिए कुछ कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि स्वाइन फ्लू कभी कभी पता ही नहीं चलता, लगता है निमोनिया हुआ कि क्या नहीं हुआ।
लेकिन जैसे जैसे सिम्टम्स जो है वो लक्षण है वो तेज़ी से फैलते जाता है, वैसे वैसे लोगों के अंदर जागरूकता आता है कि नहीं भाई अब हमको एक अच्छा डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। लेकिन ऐसे वो दिखाता नहीं है वो, लेकिन दिखाना चाहिए, है ना। तो देखिए क्या हो सकता है उसके लिए। मैं लिखा हूँ कि लेबोरेटरी टेस्टिंग ऑफ म्यूकस इज द कन्फर्मेटरी ऑफ डायग्नोसिस। अब सबसे पहले आप जाइएगा तो क्या करेगा, नाक में कुछ डाल करके इस प्रकार से चेक करेगा, थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है हमको क्या, यानी कि वायरस के लिए कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा तो फिर फाइनली वो क्या करता है, इससे भी तसल्ली नहीं बनेगा, कंफर्म और करेगा कि सच में स्वाइन फ्लू ही है क्या। फिर उसके लिए क्या करेगा, इससे पता चल जाएगा कि हाँ है, लेकिन ये करेगा तो और कंफर्म हो जाए। लिखा हूँ कि ओनली ए लैब टेस्ट कैन डिटरमाइन फॉर श्योर वेदर यू हैव एक ही बार आप लिखिए, मैं पता नहीं क्यों यहाँ पर 2 बार लिख गया, वेदर यू हैव द H1N1 स्वाइन फ्लू और नॉट। तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, एक लैब में टेस्ट किया जाएगा, किस लिए, तो डिटरमाइन करने के लिए कि आपका क्या H1N1 स्वाइन फ्लू ही है कि कुछ और है। तो इस तरीके का टेस्ट है, डायग्नोसिस है, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लिख लिए। तो आई होप कि आपने सीखा होगा, बहुत सारे चीज़ों का मैंने डिस्कशन किया है आपके साथ ही साथ। कहाँ चला गया, बहुत सारे चीज़ों का डिस्कशन किया मैंने आपके साथ साथ। तो फिर से बहुत सारी तरह के बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बस ऐसे ही पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए, सारा नोट्स बनाते रहिए, और जो भी मैं आपको सिखाता हूँ ध्यान से सुनो, और जब यहाँ से नोट्स बनाते हो तो उसको एक बार बैठ कर रिवाइज भी किया करो। और जो भी आपके पास बुक्स है उस बुक्स को रीडिंग करना बहुत ज़रूरी, उसको रीडिंग तो एकदम करो ही करो, भले ही समझ में आया चाहे नहीं। अब बाकी हम लोग यहाँ पे हैं बताने, कोई वर्ड नहीं मिलता उसको गूगल पर टेक्स्ट कर लिए, है ना। तो ठीक है, फिर से मिलते रहेंगे हम लोग, बातें करेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर।